सुबह के 4 बजे थे। पूरे घर में करवा चौथ की तैयारियां चल रही थी। रसोई से घी और मेवों की खुशबू आ रही थी। नई नई शादी करके इस घर में आई वसुंधरा ने भी पहली बार अपने पति निखिल की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया था। उसने रात भर जाग कर सास दमयंती देवी की पसंद के पकवान बनाए, पूरे आंगन में सुंदर रंगोली सजाई और पूजा की सारी सामग्री अपने हाथों से तैयार की। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में अपने नए परिवार के लिए अपनापन और सम्मान था। वसुंधरा जैसे ही सरगी की थाली लेकर जयंती देवी के पास पहुंची, उन्होंने बिना उसकी ओर देखे कहा, यह थाली वापस रख दो। इस घर की बहुएं सरगी तभी खाती हैं जब उन्हें इस घर की परंपराओं का सम्मान करना आता हो। वसुंधरा ने चौंक कर पूछा, माँ जी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? जयंती देवी ने कठोर स्वर में कहा, गलती यह है कि तुम नौकरी करती हो और नौकरी करने वाली बहुएं घर से ज्यादा अपने काम को महत्व देती हैं। ऐसी बहू का व्रत मेरे बेटे के लिए शुभ नहीं हो सकता। वसुंधरा की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मैं नौकरी मजबूरी में करती हूँ। पिताजी के इलाज का खर्च अभी भी मैं ही भेजती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस घर की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि ननद रेशमा मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। माँ जो कह रही हैं वही इस घर का नियम है। तभी निखिल भी वहां आ गया। वसुंधरा को उम्मीद थी कि वह उसकी बात समझेगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, वसुंधरा, आज बहस मत करो, माँ का दिल मत दुखाओ। यह सुनकर वसुंधरा का दिल टूट गया। उसने बिना कुछ कहे सरगी की थाली वापस रख दी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, वह अपने रिश्ते का सम्मान कभी कम नहीं होने देगी। शाम तक उसने पूरे घर की सजावट की, मेहमानों की आओ भगत की और सभी महिलाओं की पूजा की तैयारी करवाई। पूरे दिन उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। जब चांद निकलने में थोड़ा समय रह गया, तभी जयंती देवी ने सबके सामने एक गिलास पानी उसके हाथ में रख दिया और कठोर आवाज में बोली, इस घर की बहू बनने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता। आज से तुम्हारा यह व्रत खत्म। अभी इसी वक्त पानी पी लो। वसुंधरा ने कांपते हाथों से गिलास की ओर देखा। आंगन में बैठे सभी रिश्तेदार उसकी ओर देखने लगे। किसी ने उसके पक्ष में एक शब्द तक नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, व्रत तोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने मन की श्रद्धा नहीं। जयंती देवी ने बिना एक पल रुके उसका हाथ पकड़कर गिलास उसके होठों में लगा दिया। पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह में भी चली गई। उसी क्षण वसुंधरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चुपचाप पूजा की थाली जमीन पर रखी, भगवान की ओर देखा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। पूरे आंगन में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। रात भर वसुंधरा की आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार सोचती रही कि उसने आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी
जिसकी सजा उसे सबके सामने मिली। दूसरी ओर निखिल भी बेचैन था। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ का साथ देते देते अपनी पत्नी का विश्वास खो दिया है। सुबह जब वसुंधरा रोज की तरह सबसे पहले उठकर रसोई में पहुंची, तो उसने देखा कि जयंती देवी पहले से ही वहां बैठी थी। उन्होंने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज तुम्हें पूजा की कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हारा व्रत टूट चुका है, इसलिए तुम पूजा में शामिल नहीं होगी। वसुंधरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ जी, पूजा में बैठना या ना बैठना आपका निर्णय हो सकता है, लेकिन भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा कोई मुझसे नहीं छीन सकता। इतने में निखिल भी वहां आ गया। उसने पहली बार अपनी माँ से कहा, माँ, कल जो हुआ वह ठीक नहीं था। आपने वसुंधरा का दिल दुखाया है। जयंती देवी ने नाराज होकर कहा, तुम भी अब अपनी पत्नी की भाषा बोलने लगे। मैंने जो किया घर की मर्यादा के लिए किया है। उसी समय रेशमा जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। माँ, पापा की पुरानी अलमारी खुल नहीं रही है। उसमें जरूरी कागज थे। आज बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख है। चाबी भी नहीं मिल रही। पूरा परिवार अलमारी के पास पहुंच गया। कई कोशिशों के बाद भी ताला नहीं खुला। तभी वसुंधरा ने धीरे से कहा, अगर आप लोग अनुमति दे दे तो मैं एक बार कोशिश करूं। जयंती देवी ने अनमने मन से कहा, कर लो, वैसे भी अब खोने को बचा ही क्या है। वसुंधरा ने अलमारी को ध्यान से देखा। उसने ताले में फंसी टूटी हुई चाबी का छोटा सा टुकड़ा निकाला। फिर एक पतली हेयर पिन की मदद से कुछ ही छड़ों में ताला खोल दिया। सब हैरान रह गए। अलमारी खुलते ही सबसे ऊपर एक लाल कपड़े में लिपटी पुरानी डायरी रखी थी। जयंती देवी ने जैसे ही उसे देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ पल तक उस डायरी को देखती रही, मानो उसमें ऐसा अतीत बंद हो जिसे उन्होंने वर्षों से किसी की नजरों से बचाकर रखा था। उस क्षण पहली बार वसुंधरा ने महसूस किया कि इस घर की सबसे बड़ी परीक्षा अभी शुरू हुई है। अलमारी खुलते ही कमरे में कुछ क्षणों के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। लाल कपड़े में लिपटी डायरी को देखते ही जयंती देवी ने तुरंत उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और घबराई हुई आवाज में बोली, यह किसी के देखने की चीज नहीं है। इतना कहकर वह उसे वापस रखने लगी, लेकिन तभी निखिल ने पहली बार उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, आखिरी इस डायरी में ऐसा क्या है जिसे आप इतने वर्षों से छिपा रही हैं? अगर इसमें कोई गलत बात नहीं है तो इसे पढ़ने से आपको डर क्यों लग रहा है? जयंती देवी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन अब परिवार के बाकी सदस्य भी जानना चाहते थे कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या लिखा है। वसुंधरा चुपचाप एक ओर खड़ी थी। उसने ना डायरी मांगी, ना कोई सवाल किया। वह सिर्फ सबके चेहरे पढ़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में वर्षों से कोई ऐसा सच दबा हुआ है जिसका बोझ आज भी सबके मन में पर है। तभी रेशमा ने धीमे स्वर में कहा, माँ,
अगर इस डायरी में पापा की यादें हैं, तो हम लोगों को भी जानने का अधिकार है। जयंती देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर उनके दिवंगत पति शरद बाबू की लिखावट थी। अगर कभी इस घर में किसी बहू के सम्मान पर सवाल उठे, तो समझ लेना कि हमने अपने अतीत से कोई सीख नहीं ली। बहू घर में बेटी बनकर आती है, परीक्षा देने नहीं। जिस दिन उसका आत्मसम्मान टूटता है, उसी दिन परिवार की खुशियां भी बिखरने लगती है। ये शब्द पढ़ते ही निखिल का सिर झुक गया। उसे कल का दृश्य याद आने लगा, जब वह अपनी पत्नी के अपमान पर चुप खड़ा था। जयंती देवी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पिताजी हमेशा कहते थे कि बहू को सम्मान देना, क्योंकि घर सम्मान से चलता है। लेकिन मैं अपने अहंकार में उनकी बात भूल गई। वसुंधरा ने पहली बार आगे बढ़कर कहा, माँ जी, बीती हुई बातों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज लिया गया सही निर्णय आने वाले वर्षों को जरूर बदल सकता है। उसकी बात सुनकर कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। जयंती देवी ने वसुंधरा की ओर देखा। पहली बार उन्हें अपनी बहू में विरोध नहीं, बल्कि संस्कार और धैर्य दिखाई दिया। उनके मन में पश्चाताप का एक गहरी लहर उठी, लेकिन अभी भी उनके लिए अपनी गलती स्वीकार करना आसान नहीं था। डायरी बंद होते ही कमरे में फिर से खामोशी छा गई। जयंती देवी ने उसे वापस अलमारी में रखने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने शांत स्वर में कहा, माँ, पिताजी ने यह बातें यूं ही नहीं लिखी होगी। कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हुई होगी जिसने उन्हें यह सब लिखने पर मजबूर किया। जयंती देवी कुछ पल तक चुप रही। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, हाँ, एक घटना हुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि वह बात दोबारा इस घर में उठे। रेशमा ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, सच जितनी देर छिपता है, उतनी ही बड़ा बोझ बन जाता है। आज कह दीजिए। जयंती देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सालों पहले तुम्हारे चाचा की पत्नी मीरा इस घर की पहली बहू बनकर आई थी। वह बहुत संस्कारी, पढ़ी लिखी और धैर्यवान थी, लेकिन मुझे उसकी हर बात में कमी दिखाई देती थी। एक करवा चौथ पर मैंने सबके सामने उसका भी व्रत तुड़वा दिया था। मैंने सोचा था कि मैं घर की मर्यादा बचा रही हूँ, जबकि सच यह था कि मैं अपने अहंकार को बचा रही थी। यह सुनकर निखिल और रेशमा स्तब्ध रह गए। जयंती देवी की आवाज कांपने लगी। उस दिन मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने किसी से शिकायत भी नहीं की। लेकिन कुछ ही महीनों बाद तुम्हारे चाचा अलग घर लेकर चले गए। जाते जाते उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, जिस घर में बहू का सम्मान नहीं होता, वहां बेटे भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। उस दिन के बाद हमारा परिवार कभी पहले जैसे नहीं रहा। वसुंधरा ने ध्यान से सब सुन रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि जयंती देवी का कठोर व्यवहार केवल स्वभाव नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी एक गलत सोच का परिणाम था, जिसे उन्होंने कभी बदला ही नहीं। उसी समय रेशमा की आंखें भर आई। उसने वसुंधरा के सामने आकर कहा,
भाभी कल जब माँ आपका व्रत तुड़वा रही थी, तब मैं भी वहां उनका साथ दे रही थी। आज समझ आ रहा है कि मैं भी उसी गलती का हिस्सा बन गई। वसुंधरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो इंसान उसे पहचान ले वह बदल भी सकता है। इतने में निखिल ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, इस बार इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। इस घर में अब किसी का सम्मान परंपरा के नाम पर नहीं छीना जाएगा। जयंती देवी ने सिर तो झुका लिया, लेकिन उनके मन में अभी भी एक संघर्ष चल रहा था। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उन्होंने वर्षों तक जिस अधिकार को अपना गर्व समझा, वही आज उनके अपने परिवार के बीच दूरी की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। उस दिन के बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जयंती देवी बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन बेचैन था। वसुंधरा पहले की तरह ही पूरे मन से घर के काम करती, समय पर वापस जाती और लौटकर सबकी जरूरतों का ध्यान रखती। उसने कभी ताना नहीं दिया, ना ही पुराने अपमान का जिक्र किया। उसका यही शांत व्यवहार जयंती देवी को सबसे अधिक बेचैन कर रहा था। 2 दिन बाद घर में तुलसी विवाह की तैयारी शुरू हुई। हर साल की तरह इस बार भी पूजा की सारी व्यवस्था जयंती देवी ही करती थी। रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया जा चुका था, आंगन सज चुका था और घर में चहल पहल थी। तभी पूजा की थाली सजाते हुए समय अचानक जयंती देवी का संतुलन बिगड़ गया। उनका पैर फिसला और वे सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उनके घुटने में तेज मोच आ गई। दर्द इतना बढ़ गया कि वे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। रेशमा घबरा गई। माँ, अब पूजा कौन कराएगा? पंडित जी भी आने वाले हैं, मेहमान भी बस पहुंचने ही वाले होंगे। जयंती देवी दर्द से कराहते हुए बोली, मैं इस हालत में कुछ नहीं कर पाऊंगी। घर में अफरा तफरी मच गई। तभी वसुंधरा बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। उसने सबसे पहले जयंती देवी के पैर पर बर्फ की पट्टी रखी, डॉक्टर को फोन किया और फिर पूरे धैर्य के साथ पूजा की सारी व्यवस्था संभाल ली। उसने रसोई से लेकर आंगन तक हर काम इतनी सहजता से किया कि किसी मेहमान को यह एहसास तक नहीं हुआ कि घर में कोई परेशानी आई थी। डॉक्टर ने जयंती देवी का पैर देखकर कहा, कुछ दिनों तक इन्हें पूरा आराम करना होगा। ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है। शाम को जब मेहमान विदा हो गए तो पड़ोस की महिलाओं ने जाते जाते कहा, जयंती जी, आपकी बहू सचमुच बहुत समझदार है। पूरे कार्यक्रम में उसने जिस तरह सब संभाला, वैसी बहू हर किसी के भाग्य में नहीं होती। उन शब्दों ने जयंती देवी के मन को भीतर तक छू लिया। उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले इसी बहू की श्रद्धा उन्होंने सबके सामने ठुकरा दी थी और आज वही बहू बिना किसी शिकायत के उनका सहारा बनकर खड़ी थी। रात को जब सब सो गए, जयंती देवी ने देखा कि वसुंधरा चुपचाप उनके कमरे में आई। उसने दवा दी, तकिया ठीक किया और धीमे स्वर में कहा, माँ जी, डॉक्टर ने समय पर दवा देने को कहा है। अगर रात में दर्द बढ़े तो मुझे आवाज दे दीजिएगा।
जयंती देवी ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें नम थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वसुंधरा मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली गई। जयंती देवी देर तक दरवाजे की ओर देखती रही। उन्हें पहली बार समझ आया कि रिश्ते अधिकार से नहीं, व्यवहार से जीते जाते हैं। और जिस बहू को उन्होंने परंपरा के नाम पर अपमानित किया था, वही आज बिना किसी शर्त के उनके सम्मान और सेवा की रक्षा कर रही थी। यही एहसास उनके भीतर तक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत बन गया जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। अगली सुबह घर का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग था। जयंती देवी अब भी चलने में असमर्थ थी। वसुंधरा ने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली थी ताकि वह उनकी देखभाल कर सके। उसने बिना किसी दिखावे के पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। दवा लेना, समय पर भोजन बनाना, मेहमानों का ध्यान रखना और फिर रात को जयंती देवी के पैरों की सिकाई करना, वह सब कुछ ऐसे कर रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक शाम जयंती देवी ने देखा कि वसुंधरा उनके कमरे की अलमारी से पुराने पूजा के बर्तन निकाल कर चमका रही है। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बेटी, तुम यह सब क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। वसुंधरा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, अगर मैं भी वही करूं तो मेरे साथ जो हुआ, तो फिर आप और मुझ में अंतर क्या रहेगा? आपने मुझे इस घर की बहू बनाकर अपनाया था। कुछ गलत फहमियों ने हमारे रिश्ते को कमजोर कर दिया, लेकिन मैं रिश्ते तोड़ने नहीं, उन्हें निभाने आई हूँ। यह सुनते ही जयंती देवी की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस संस्कार की परीक्षा वे अपनी बहू से ले रही थी, वह परीक्षा तो स्वयं में हार चुकी थी। उसी समय निखिल ऑफिस से लौटा। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने वह डिब्बा माँ के सामने रखकर कहा, माँ, इसे खोलिए। जयंती देवी ने डिब्बा खोला तो उसमें करवा चौथ की वही छलनी और पूजा का कलश था, जिन्हें वसुंधरा ने उस रात अपमान के बाद भी संभाल कर रख दिया था। निखिल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ, उस दिन आपने कहा था कि वसुंधरा इस घर की परंपराओं के योग्य नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में उसने साबित कर दिया कि परंपरा केवल व्रत रखने से नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाने से जीवित रहती है। रेशमा भी आगे बढ़ी। उसने वसुंधरा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आज मुझे आप पर गर्व है। जयंती देवी अब अपने आंसू रोक नहीं सकी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से वसुंधरा का हाथ थाम लिया और बोली, बेटी, मैंने तुम्हारा व्रत नहीं तोड़ा था, मैंने अपने ही घर का सम्मान तोड़ दिया था। आज समझ में आया कि बहू की श्रद्धा को ठेस पहुंचाकर कोई भी माँ अपने बेटे का भला नहीं कर सकती। कमरे में गहरा सन्नाटा था। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। वर्षों से अपने निर्णय पर अड़िग रहने वाली जयंती देवी पहली बार स्वयं को कटघरे में खड़ा देख रही थी। उनके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी, जिस सम्मान को उन्होंने अपनी बहू से छीन लिया था, उसे पूरे परिवार के सामने उसी सम्मान के साथ वापस लौटाना। यही निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा
परिवर्तन बनने वाला था। अगले रविवार जयंती देवी ने पूरे परिवार और सभी रिश्तेदारों को घर बुलाया। वही आंगन जहाँ कुछ दिन पहले करवा चौथ की रात वसुंधरा का सबके सामने अपमान हुआ था, आज फिर लोगों से भरा हुआ था। लेकिन इस बार माहौल अलग था। सबको आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी जल्दी यह पारिवारिक बैठक क्यों बुलाई गई है। जयंती देवी धीरे धीरे सहारे से आंगन में आई। उनके हाथ में वही पूजा की थाली थी जिसे करवा चौथ की रात उन्होंने गुस्से में वसुंधरा के सामने रख दिया था। उन्होंने सबके सामने वसुंधरा को अपने पास बुलाया। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। वसुंधरा सामने आकर खड़ी हुई तो जयंती देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आज मैं अपनी बहू से नहीं, अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ। करवा चौथ वाले दिन मैंने तुम्हारा व्रत नहीं तुड़वाया था, बल्कि तुम्हारे विश्वास और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। मुझे लगता है कि घर की इज्जत मेरी कठोरता से बनी रहती है, लेकिन अब समझ में आया कि घर की असली इज्जत बहू के सम्मान से होती है। इतना कहकर उन्होंने सबके सामने वसुंधरा के हाथ जोड़ लिए। रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी आंखें नम हो गई। निखिल तुरंत आगे बढ़ा और बोला, माँ, हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना बहुत बड़े दिन की बात होती है। रेशमा भी रोते हुए वसुंधरा के गले लग गई। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे आपका दिल दुखाया। आपने हर बार हमारा साथ दिया, लेकिन हम आपके साथ खड़े नहीं हो सके। वसुंधरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जयंती देवी के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ जी, अगर आज भी मैं मन में नाराजगी रखूं, तो इस घर का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको दिल से माफ करती हूँ, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए क्षमा भी उतनी ही जरूरी है जितना सम्मान। जयंती देवी ने उसी क्षण सबके सामने घोषणा की, आज से इस घर में कोई भी परंपरा किसी बहू के सम्मान से बड़ी नहीं होगी। अगर कोई रीत किसी का दिल दुखाती है, तो उसे बदल देना ही सबसे बड़ी परंपरा होगी। इतना सुनते ही आंगन में तालियों की गूंज उठी। पड़ोस की महिलाएं भी भावुक हो गई। एक बुजुर्ग महिला बोली, आज पहली बार देखा कि किसी घर ने अपनी बहू से माफी मांगकर अपनी इज्जत और बढ़ा ली। शाम को जयंती देवी वसुंधरा को छत पर ले गई। उन्होंने अपने हाथों से उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेरा और बोली, बेटी, इस साल करवा चौथ अधूरा रह गया, लेकिन अगले साल मैं अपने हाथों से तुम्हें सरगी खिलाऊंगी। उस दिन मुझे लगेगा कि भगवान ने सचमुच मुझे दूसरी बेटी दे दी है। वसुंधरा मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में जीत का घमंड नहीं था, बल्कि रिश्तों को बचा लेने की संतुष्टि थी। निखिल ने दोनों को साथ खड़े देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि एक परिवार तब मजबूत बनता है जब उसमें कोई हारता नहीं, बल्कि सब मिलकर अपने अहंकार को हरा देते हैं। उस रात घर के मंदिर में दीपक कुछ अधिक उज्जवल जल रहा था, शायद इसलिए कि इस बार केवल पूजा नहीं हुई थी,
बल्कि एक टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि जिस घर में बहू का सम्मान सुरक्षित रहता है, वहां व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और परिवार को तोड़ने का पवित्र संकल्प बन जाता है। ये रही आज की कहानी। कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।